बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा उस वक़्त तक कौमी असम्बली से पाकिस्तान का फ़ाइनेंस बिल 2021 2022 मंजूर हो चुका होगा। अभी उसमें हर शक के ऊपर वोटिंग भी हो रही है और बहस भी हो रही है। खैर, बजट से दिलचस्पी अब लोगों की बहुत कम है। जब मैं अर्ली अपनी यूथ की बात कर लूँ, जब मेरी अवाइल जवानी थे 60s में 70s में, बल्कि मेरा ख्याल है 90s तक बजट जब आते थे तो लोग ये समझते थे कि जो कुछ होना है अगले साल का नामा अमाल, जो महंगाई होनी है बजट के अंदर महफूज होगी। अब पिछले चंद सालों से एक नया रिवाज आया है कि महंगाई बजट के अंदर हो ना हो, अभी बजट के ऊपर बहस हो रही होती है और कीमतें बैर बढ़ा दी जाती हैं। मुझे याद पड़ता है कि बजट से पहले पता होता था जी कि कल बजट आ रहा है और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें महंगी हो जाएंगी या उनमें प्रपोज कर दिया जाएगा कि इतनी कीमतें महंगी कर दी जाएँ, बिजली की गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। अब वो नई स्कीम आ गई हैं, फिर IMF की अपनी पाबंदी हैं, तो ये जो है महंगाई जो है उसका कोई तरतीब नहीं है। दिलचस्प बात इसमें यह है, जो अभी मैं शौकत तरीन साहब की तकरीर सुन रहा था। शौकत तरीन साहब पे मेरा ख्याल है मैं कल दोबारा बात तफसील से करूँगा उनके बारे में। वो जो मैजिशियन हैं उनका जो माजी है वो इतना कोई दरख्शां नहीं है, कोई शानदार नहीं है। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा बैंक सिल्क बैंक ये बिठा के उसको बैंकरप्ट करके दिवालिया निकाल के और फिर उसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हवाले किया। और मत भूलें कि ये कब था, जब वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी थे। तब भी मैं समझता था कि किसी वज़ीर ख़जाना को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बैंक का सरबराह हो या किसी बैंक को बैंकर भी रहा हो और वज़ीर ख़जाना भी बने, क्योंकि मफादात का टकराव आता है। लेकिन यहाँ रज़ाक दाऊद साहब वज़ीर तिजारत भी हैं और महमद डैम के ठेकेदार भी हैं। कोई और ये करता तो इमरान खान साहब वो एड़ियाँ रगड़ते और वो आहविका करते और वो रोना धोना करते कि आसमान सर पर उठा के रखते। तो शौकत तरीन साहब कई चीज़ों में अपनी नाकामी के झंडे गाड़ के अब दोबारा वज़ीर ख़जाना बने हैं, तो बड़े अपने आप को स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बताते हैं, बॉडी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर करते हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। वैसे झूठ बोलने की जो बंदे के पास अगर सहूलत हो और उसमें डट जाने की सहूलत हो तो फिर सारी चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। फरमा रहे हैं जी कि फूड इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई जो है खाने पीने की चीज़ों की, वो 7% हुई है। अब पन्यू फार्मूला किस पे लगा रहे हैं? आया पिछले जो जून जुलाई की महंगाई है 2020 की, उससे कंपेयर कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी आइटम इसलिए ले रहा हूँ कि एक टिप है, जो कहते टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये चावल की देग का एक चावल का सिर्फ एक चावल है जो आपको उसका जायका बता देगा। फरमा रहे हैं जी कि 7% महंगाई, मुस्लिम जून के भी आखिरी दौर में 7% महंगाई थी, फूड इन्फ्लेशन। अब अगर आप 54 रुपए की चीनी जो है वो बाज़ार के अंदर 105 तक पहुंचा दें, ये ठीक है कि जब चीनी 105 रुपए है, अपोजिशन उसको 120 बता रही होती है, क्योंकि कहीं पे 110 भी बिक रही होती है, कहीं पे 115 भी बिक रही होती है, गवर्नमेंट एक 85 रुपये बता रही होती है। जब 54 रुपए की चीनी 105 पहुंच जाए, जब 900 रुपये से कम मटन जो है, गोश्त जो है, वो इस वक्त 1600-1700 रुपये भी बिक रहा हो और कई जगहों पर 1800-1900 का बिक रहा हो। यहाँ पे आटा जो है वो 35 रुपये से उठ के और 90-95 रुपये पे हो। अपोजिशन कह देगी जी 110 रुपये, 100 रुपये, गवर्नमेंट कहेगी जी 70 रुपये, 75 रुपये। इससे कतई नज़र कौन सी चीज़ है कि जो 100%, 200%, 300%, 400%, 500% नहीं बढ़ी? ये कह रहे हैं 7%। ये पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहे हैं। ये श्रीलंका के अंदर से बैठ के बजट पेश कर रहे थे, ये पाकिस्तान के मारूजी हालात उनको सामने रख रहे थे। चुनाचे ये जो झूठ बोलने की और दिन दहाड़े सहूलत हासिल है, फिर आपके पास एक ऐसा कल्ट मौजूद है कि जो मनो आना आपकी बात को आमन और सदक ना कहता है, जो उसको मान जाता है। वो इमरान खान साहब के सामने वो इतना सनगु हो चुके हैं कि अब उनके तरफ जो है कोई और रास्ता है ही नहीं। इसको भी एक ख़ास तरीके से किया गया मीडिया
ट्रायल करके मुखालफिन का और सारा करके और मलबा दूसरे का होता है। एक और दिलचस्प बात, एक वो वैसे ही मुझे याद आ गई, आप देखेंगे इमरान खान साहब जो हैं जब वो अपनी नशिस्त पे आज बैठे हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद ये भी एक बहुत बड़ी खबर होती है कि आज वज़ीर आज़म साहब असम्बली आए हैं, क्योंकि साल में ये 1 या 2 दफ़ा ऐसा मौका मिलता है, जैसे ईदें 2 या 3 दफ़ा आती है, इस तरीके से इमरान खान का भी असम्बली आना 1 या 2 दफ़ा वाक़ होता है। तो होना ये चाहिए था कि जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो उनके लेफ्ट साइड बैठते, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये सीटें ये नहीं छोड़ते। शाहमूद कुरैशी साहब को ये धचका लगा रहता है कि ये जो सीट है, अगर मैं तीसरी में बैठ गया तो कोई ये ना समझे कि इमरान खान साहब का नंबर 2 मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद असद उमर साहब हैं, उनको भी बड़ी अहमियत हासिल है, गैर कानूनी तौर पे या डिफेक्टिव तरीके से वो शायद नंबर 2 भी हो किसी कई जगहों पे अंदरून खाना, जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब अमलन नंबर 2 थे, लेकिन ओहदा नंबर 2 का सीनियर वाइस चेयरमैन का आज तक शाहमूद कुरैशी ने रखा हुआ है। ये मैंने ही निगोशिएट किया था जब इनको तहरीक इंसाफ में लाने के लिए जब इनके घर गया था, तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के बरखिलाफ मैंने उनको ये ओहदा दे दिया था। तो मुझे इसे एक और वाक़या याद आ गया। कराची 25 दिसंबर 2011 को तहरीक इंसाफ का जलसा था, तो 24 दिसंबर को जावेद हाशमी कराची तशरीफ़ ला रहे थे और उन्होंने उस दिन ना सिर्फ सरकारी तौर पे ऑफिशियली तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी थी, 25 तारीख को जलसा भी करना था। अब जावेद हाशमी जो है वो किसी भी पार्टी में रहे, मुस्लिम नून में रहे, कहीं रहे, उनको हज़म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक अपनी हैसियत है। मैंने पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में बड़े लीडर के बाद अपनी हैसियत इस तरह नहीं देखी जैसे कि जावेद हाशमी साहब की। वो मुस्लिम नून में रहते हैं, तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी टक्कर के लीडर तो किसी सूरत नहीं, अशरफ शीर भी नहीं है, इमरान साहब के साथ रहे तो भी इमरान खान साहब के टक्कर के लीडर नहीं है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उस पार्टी के अंदर उनकी अपनी बड़ी हैसियत रही है। और जो कराची तशरीफ़ ले आए तो शाहमूद कुरैशी साहब, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा, पूरी तफसील का भी बताऊँगा, तो वो बड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि जाहिर है कि जावेद हाशमी साहब जब आए तो उनको अपनी पोजीशन जो ख़त्म नज़र आई। उनका ख्याल था कि नंबर 2 जावेद हाशमी ना बन जाए, बाद में पार्टी सदर भी बन गया, नंबर 2 भी बन गया, लेकिन वो ना भी बनते तो जावेद हाशमी ने जहाँ भी रहेंगे गुलाब का फूल जो है एक जगह से उठा के अगर पौधे से तोड़ के किसी गुलदान में लगा दें तो गुलाब का फूल ही रहता है। चुनाचे जावेद हाशमी साहब जो हैं वो अब वहाँ छा गए। तो दूसरे दिन जलसा था, तो शाहमूद कुरैशी साहब ने अनोखी से, पहले तो नाराज़ को चले गए, फिर मनमाना पड़ा कि यार आपको क्यों नाराज़गी क्यों है। वो कहते हैं इनको आपने क्यों लिया, क्योंकि मुल्तान का भी एक सौकना था। चुनाचे वो खैर एनीवे, अब इसको थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट करूँ, तो दूसरे दिन जब जलसा था तो अब जावेद हाशमी ने शामिल होना था। अब ये बात एक और भी बता दूँ कि जावेद हाशमी की जो पॉपुलैरिटी है ये ना नवाज शरीफ साहब को भाती थी ना इमरान साहब को भाती थी। इमरान खान साहब दिलो जान से चाहते थे कि जावेद हाशमी आएँ, और मेरा ख्याल है कि जब वो शामिल हुए थे तो जो उनके चेहरे के तसरात, जज्बात, जो उनकी फरेफ्त की वारफ्त की, मेरे लिए नाकाबिल बयां है। मैंने इतना जज्बाती कभी नहीं देखा, इतना खुश नहीं देखा बहरहाल। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जावेद हाशमी को अपना भी क्लाउट हो। तो शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं सेकंड लास्ट तकरीर, यानी इमरान खान साहब आखिरी तकरीर करेंगे तो सेकंड लास्ट मैं करूँगा। और बड़ा झगड़ा पड़ गया। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा लीडर आ रहा है, उसकी चलो बाद में तो जो करते हैं आप इतने अपने आप को छोटा महसूस करते हो। शाहमूद कुरैशी की अगर आपने तकरीर थर्ड लास्ट कर दी तो आपकी औकात घुल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ा। चलो खैर फाइनली मेरे ना चाहते हुए, पहले तो मैंने बड़ा रोला डाला, मेरा ख्याल था कि मैं इसको जावेद शाहमूद कुरैशी को सेकंड लास्ट तकरीर नहीं करने दूंगा, लेकिन वहाँ पे जलसा आम था, कराची के अंदर हो रहा था, जलसे के अंदर बदमज़गी होनी थी, तो यही हुआ कि जी जावेद हाशमी साहब जो है शाहमूद कुरैशी साहब से पहले तकरीर करेंगे। क्या फ़र्क पड़ा, क्या शाहमूद कुरैशी समझते हैं कि उनका कद काट जावेद हाशमी देते हैं? नो। फिर और भी पीछे कई दास्तान है, जब वो आए फिर उसके बाद में बताया गया कि इनको किसी तरीके से आप इनएक्टिव रखें, या तो ये इतने खौफजदा हैं। एक और भी छोटा सा किस्सा साथ नहीं हो जाए मेरा ख्याल इसी पैराए में। चंद हफ्ते बाद इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बहुत एक आपस में झगड़े पकड़ गया, झगड़े जो है एक दूसरे के दस्तों गिरबान लोग हो गए, इंटरनेशनल फ्यूड हो गई, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ, बहुत तलखियाँ। तो इमरान साहब ने सोचा कि मैं एक
यूनिटी डिनर करूं, तो मेरिट इस्लामाबाद में यूनिटी डिनर किया गया जिसमें पार्टी लीडरों को बुलाया गया। तो उसके अंदर बेशुमार लोग आ गए, कोई तकरीबन मेरे ख्याल 1,500-2,000 का क्राउड शायद हो गया होगा। अब वो यूनिटी डिनर जो था वो सोल प्रोजेक्शन थी। इमरान खान साहब जो है, अक्सर मैं उन्हें कहा करता था कि उनको इतना शौक़ है अपनी तारीफ़ करवाने का, अपनी तारीफ़ें सुनने का, अपने बारे में बातें सुनने का, अपने बारे में खुद बातें करने का। तो कई दफ़ा मैं मजाक में कहता था कि मैंने कहा इमरान, हम जो तुम्हारी इतनी खुशामद करते हैं कोई कसर रह जाती है, हमारे पास कोई अल्फाजों की कमी है कि आप खुद भी अपनी तारीफ़ सारा दिन करते रहते हो। आप हमें करने दो, सारी दुनिया तुम्हारे आगे खुशामदियों की तरह बैठी है। खैर नहीं में तो वहाँ में जावेद हाशमी जब दाखिल हुए यूनिटी डिनर में, वो भी इन्वाइटेड थे, तो पूरा हॉल जो है जावेद हाशमी के नारों से गूंज उठा। खैर बात आई गई हो गई, मेरा नहीं ख्याल था कि इससे कोई तलखी पैदा हुई है। फिर जावेद हाशमी जाके बैठ गए। उसके अंदर इमरान खान साहब सोल एक परफॉर्मर नहीं होता, स्टेज पे अकेले खड़े हैं, कोई किसी का जिक्र नहीं है। इतनी भी कटिसी नहीं थी कि जावेद हाशमी आए हैं तो लोगों ने नारे लगाए तो उनको वेलकम कह दें। मजाल है, बल्कि ऐसा लगता था कि चेहरे अंदर से एक नागवारी का असरात है। चंद हफ्ते बाद इमरान खान साहब मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने वो जलसा जो है, वो जो यूनिटी डिनर था, यूनिटी डिनर जो इत्तेहाद का डिनर था, उसको तुमने नाकाम बनाने की कोशिश की। मैंने कहा वो कैसे? कहते तुमने अपने बेटे को कहा कि जाके जावेद हाशमी के हक़ में नारे लगवाए जब जावेद हाशमी हॉल में एंटर हुए। जो मेरे वहम गुमा में नहीं था, ना मैं इस लेवल का बंदा हूँ, ना मुझे इसकी ज़रूरत है, ना जावेद हाशमी को इसकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे इमरान की जो ज़हनी कैफियत है, यकीन कई मौके आए कि उसकी शख्सियत जो मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। खैर मैंने तबीयत तो अल्लाह का फजल है इमरान खान साहब की साफ़ करके रख दी इसके ऊपर, और उसको जो है लेसन दिया कि फिर कभी इस तरीके की बात मेरे साथ ना करने की फिर उसे हिम्मत बहुत कम ही शायद पड़ी या नहीं पड़ेगी। तो मैं लेकिन बात में उसको सोचता रहा कि ये क्या इसकी ज़हनियत थी कि जावेद हाशमी के नारों से इतना बड़ा लीडर, तारीख़ इंसानी का तब्दीली लाने वाला वो खौफजदा। तो ये बजट से मुझे याद आ गया। अब जब भी देखें इमरान खान साहब से अगले शामिद कुरैशी साहब बैठे होंगे, क्योंकि शामिद कुरैशी साहब को ये ख़तरा है कि अगर वो खुद ना बैठे तो शायद वो नंबर 2 तहरीक इंसाफ के नहीं रहेंगे। चुनाचे वो यूसुफ गिलानी के वक्त भी समझते थे कि वो चीफ मिनिस्टर है। फिर रेमंड डेविस के ऊपर भी जब निकले, जब रेमंड डेविस के बाद जब इनको इनसे वजारत ले ली गई, तब भी इनका ये ख्याल था कि जी मैं अब जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह का वज़ीर ख़ारजा होकर तहरीक चलाऊँगा। 2-4 दिन कोशिश भी की। अभी भी इनका ख्याल है कि इमरान खान साहब जब माइनस होंगे, क्योंकि आजकल -1 का फार्मूला बड़ा चल रहा है। ये भी एक मैं बात बता दूं कि -1 का फार्मूला फिर चल रहा है, वो जो हमेशा चलता रहता है कि जी जरदारी साहब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये माइनस हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं, इधर इमरान खान साहब माइनस हो जाएं ताकि शामिद कुरैशी साहब आ जाएं। तो बजट की तकरीर का तो मेरा इतना ही लबे लबाब है कि वो एक रस्म है। महंगाई ने आपको कमर तोड़नी है। IMF के सामने इन्होंने लेटने ही लेटना है, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अड्डों के ऊपर जो इन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मेरा अपना ख्याल है कि मेरा दिल नहीं मानता कि इन्होंने अड्डे नहीं दिए, मेरा दिल नहीं मानता। मैं इस बारे में कन्विंस नहीं हूँ अपने अंदर से, मेरे पास कोई दलील नहीं है। मुझे यकीन है कि अड्डे दे चुके हैं या इस तरह का मामला कर चुके हैं जिसमें अमेरिका को जो ज़रूरत है वो दे चुके हैं। तो अगर तो ये हो चुका है तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ सहूलतें होंगी या फिर इनकी खुशियों में कुछ रीज़न भी है, कुछ वजह बनती है। लेकिन अगर इन्होंने अड्डे वाकई नहीं दिए और अमेरिकन के आगे नो कर दिए तो फिर IMF ने FATF ने इनका बाजा बजाय रखने दे भी दिए तो भी वो बाजा तो कुछ ना कुछ बजाय रखते हैं, क्योंकि अमेरिका इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी, अनारकी, सियासी और इक़्तिसादी अबतरी चाहता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पे आपके ये मसाइल हों, महंगाई ने आपकी कमर तोड़निया, और कमर क्या तोड़निया, गरीब आदमी को उसने ज़िंदा दरगोर कर देना है। ये तो है बजट। और एक छोटी सी खबर मुल्हिका है, वो बड़ी अहम खबर। इसराइल के इब्रानी ज़बान के अखबार ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब इसराइल आए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब क्या हैं क्या नहीं है, इनका पूरा कच्चा छट्टा है। जिस तरह की ये पार्टियां करते हैं और जिन पार्टियों के अंदर इमरान खान जिन पार्टियों के असीर रहे हैं, जिन पार्टियों की गिरफ्त में रहे हैं, ऐसी पार्टियां, मैं ज़ाती तौर पे मेरा तजर्बा है, इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि
इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो, ये इन पार्टियों को गुंजाइश से निकालते हैं कि वहाँ पे MI6 इंग्लैंड में और CIA वगैरह अमेरिका में उन पार्टियों को फैसिलिटेट कराते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें किसी की ज़रूरत नहीं है कि उन पार्टियों के अंदर जो हरकतें होती हैं वो किसी तरीके से भी उसको जायज़ करा दिया जाए। चुनाचे जुल्फी बुखारी के बारे में मुझे बहुत बड़े हमारे अपने अस्करी इदारे के बड़े सीनियर आदमी ने बताया था कि वो इसके बारे में कन्विंस हैं, और यही बात उन्होंने रेहाम खान साहबा के बारे में ही कही थी। पतियों के साथ एक साथ होते ही नहीं, ये हमारी अस्करी इदारे जो सोच रहे हैं मैं इनके बारे में कहती हूँ कि MI6 के आदमी हैं, कि जुल्फी बुखारी साहब का ताल्लुक MI6 से है। तो चुनाचे इसमें दो राय नहीं है कि ये जितने लोग होते हैं उन मुल्कों की एजेंसीज के ब्लू आइड होते हैं, चुनाचे उनके लिए ज़िंदगी जो थी इतनी को आसान नहीं थी। फिर ये भी मत भूलें कि जुल्फी बुखारी साहब या जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब, इनके वाले साहब को या मिलिट्री कोर्ट ने या फांसी की या उम्र कैद की सज़ा दी थी 84-83 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, क्योंकि ये लिबिया के अंदर यहाँ से फ़ौज भर्ती करके ले जाते थे और वहाँ लड़वाने के लिए या इस सिलसिले में, तो ये अरबों कमा रहे थे। तो यहाँ पे मार्शल लॉ के वक्त में इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा चला। फिर जब जो NRO लिया बेनज़ीर साहब ने, फिर ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जब NRO बेनज़ीर साहब ने मुशर्रफ साहब के साथ साइन किया या लिया, तो जुल्फी बुखारी साहब के वाले साहब इमरान खान साहब उसी के ये मुस्तफ़ीद किए हुए हैं। लेकिन ये दौलत इतनी इनके पास थी कि वहाँ पे जाके बड़े कारोबार शुरू किए इंग्लैंड में। इमरान खान साहब की खातिर मदारत इतनी की कि इमरान खान पसीज गए और इनको उठा के इन्होंने जैसे बहुत सारे दोस्तों को, फैसल सुल्तान साहब हैं, किसी क्या वजह है, किसी क्या वजह है, बड़े बड़े नाम हैं जिनका कोई अकल, शऊर, सियासत इनसे कोई दूर परे का वास्ता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, उनको उठा के वज़ीर बना दिया कि वो फ्री की तनख्वाह है। पाकिस्तान बेचारा गरीब की जोड़ू, सबकी भाभी। चुनाचे जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो इजराइल गए हैं, इससे पहले भी खबर आ चुकी है जो इजराइल गए हैं, और एक इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के चंद महीने बाद इजराइली की खबर दी कि हमारा एक जहाज़ गया जो कि रडार से इस्लामाबाद में जाके लैंड किया, इजराइल का एक जहाज़। ना होती ना, ये ना जब हो तो समझो खबर पक्की है। तो इसका मतलब यह है कि ये तो वो तल्लुकात हैं जो सामने आए। फिर आपने ये भी देखा कि यहाँ पे हर उन एंकर से या उन वीलॉग्स करने वाले से या उन सोशल मीडिया के लोगों से जिनके डांडे एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं या हुकूमत से मिलते हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के लिए कैंपेन चलाई। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 22 करोड़ लोगों में से एक मादूद तादाद ही सही, लेकिन वो जाग रही है। लेकिन वो जाग ऐसे रही है कि अगले को जो है ना कोई ऐसी हरकत करे तो उनका कलेजा फाड़ के बाहर निकालें हाथ से, इस तरीके से वो एग्रेसिवली जागी हुई है। चुनाचे ये वाक़यात होते रहे। अब इसके लिए एक और कहानी भी कर लें। मत भूलें कि इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल के रहमो करम पे है, MBS जो है इजराइल के रहमो करम पे है, और फिर आगे UAE जो काम कर रहा है, जो तस्लीम कर रहा है, उसकी वजह सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है, हमारी वजह भी सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया मॉनिटर है इस वक्त इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमारे सारों के ऊपर। इसलिए जब मामला ठीक होने लगता है अमेरिका की तरफ, तो हमें पहले सऊदी अरब से ठीक होने होता है, या हमें अमेरिका में कुछ देना चाहता है तो पहले सऊदी अरेबिया में कुछ देता है, तो ये वहाँ से आता है। अब इसमें हरे को पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 9 शहर बन जाए जो इजराइल बना रहा है, और वो इतना जो जिसको कहना चाहिए कि इतना हाई टेक है कि वहाँ बेशुमार चीज़ें, कि बारिशें भी मर्जी की होंगी और बर्फ़ भी मर्जी की पड़ेगी और धूप भी मर्जी की पड़ेगी और मौसम भी मर्जी का होगा। वहाँ इजराइली एक शहर जो है बनाया जा रहा है जो पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स में खर्च होने हैं, उसके बाद उस शहर वजूद में आ गया, बल्कि खर्च हो चुके हैं और वजूद में आ चुका है। इन हालात में हमारे, जबकि हम सऊदी अरेबिया के घुटने पकड़ के अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए और तेल उधार ले रहे हैं और बाकी चीज़ें हम अपने मसाइल हल कर रहे हैं, और फिर हम शौकत तरीन जैसों को या इनों को जिनका मशकूक माजी है अमेरिका के लिहाज से और सिटी बैंक के लिहाज से, जिन्होंने खिदमत ही की है हमेशा गैर मुल्कियों की, उनको हमने वजारत ख़जाना दे दिया। जुल्फी बुखारी साहब आए थे जिनके ऊपर पहले से यकीन था ये कौन है, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से गुज़ारकात करती है, फिर जिनको इक़्तिदार देती है, फिर उनसे ये हरकतें होती हैं, तो इनका कोई चेक के वो बैलेंस है या नहीं है। लेकिन अमलन जो है जुल्फी बुखारी साहब जाएँ या ना जाएँ,
किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि इजराइल को पाकिस्तान में आके ये माल बेच सके, इजराइल को तस्लीम करने का। आप देख लें कि जिसमें ये कहते हैं ना कि जब तक फ़लस्तीन को की आज़ाद हैसियत तस्लीम नहीं किया जाता हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत जो कि बड़ा मुश्किल काम है हो भी जाए, अब फिर मुझे पाकिस्तान से इजराइल को मंजूर करवा के दिखा दें, लोग आपकी टिक्का बोटी कर देंगे। आप घरों से निकाल के जो फसीलें हैं जिनके पीछे आप चुप पे बैठे हैं, लोगों ने उठा के आपकी टिक्का बोटी करके रहनी है, क्योंकि इस कौम के अंदर अभी भी इतना दमखम है कि इन इश्यूज़ के ऊपर स्टैंड ले सके। मुस्लिम उम्मा जो है वो क्या करती है, क्या चाहती है, उससे कतई नज़र पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के सामने इजराइल को तस्लीम करने का सौदा नहीं बेचा जा सकता। बाकी सौदे जो आप कर रहे हैं, जो बिक रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो भी किसी दिन आपको अपने अंजाम तक पहुँचा देंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।